आईपीएस अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी और बॉडीगार्ड साथ में लेते हुए एक अर्जेंट मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े सरकारी अधिकारी आ रहे थे और उन सभी को लीड करने वाले जो थे वो आईपीएस अधिकारी थे। अब वहां पर वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने घर आते हैं तो रास्ते में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और उस महिला की हालत बहुत खराब है। लगता है कि काफी दिनों से इस महिला ने कुछ खाया पिया नहीं है ढंग से। तो आईपीएस अधिकारी जैसे ही दूर से अपने कांच में से देख रहे हैं कि एक बहुत वृद्ध माँ रोड के किनारे बैठी हुई है और उसकी नजरें नीचे हैं और वो अपने घोंटू यानी पैर को छेड़ रही है और उसकी आंखों में देखने पर लग रहा है कि ये काफी दुखी और परेशान है। आईपीएस अधिकारी अपने गार्ड से कहता है कि गाड़ी को एक तरफ लगवाओ, लेकिन यहाँ पर जो बॉडीगार्ड थे वो कह देते हैं कि नहीं सर, आपकी सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, हम यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकते। तो आईपीएस अधिकारी कह देता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आप गाड़ी को एक तरफ लगाइए, ये बुजुर्ग महिला आपको नहीं दिखाई दे रही जो मुझे दिखाई दे रही है। आईपीएस अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचते हैं। जब उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठते हैं तो वो महिला उस अधिकारी की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो पुचकारते हुए कहती है कि अरे तू तो मेरा बेटा है। और यहाँ पर दोस्तों वो बुजुर्ग महिला आईपीएस अधिकारी की माँ निकलती है। आखिरकार एक इतने ओहदे पर और इतनी अच्छी सरकारी नौकरी करते हुए भी उसकी माँ ऐसे कैसे रोड पर आ गई और इतने दिनों में एक बेटे को कैसे अपनी माँ की याद आई, ये पूरी कहानी क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये सब कुछ आपको जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा और ये बहुत प्रेरणादायक कहानी है। तो दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे और स्टोरी की तरफ चलते हैं और सभी को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हंसते खेलते परिवार की, जहाँ पर 4 बच्चे और पति पत्नी होते हैं। बड़े बच्चे का जो लड़का है जिसकी उम्र करीबन 4 साल होती है, उसका नाम सादिक होता है। सादिक के 3 और बहन भाई होते हैं। सादिक की माँ है और पिता है। सादिक की माँ का नाम नूर है। नूर बहुत खूबसूरत थी उस समय और नूर का पति जो सादिक का पिता है वो भी बहुत अच्छा इंसान है। मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और ये लोग बड़े ही अच्छे से रहते हैं। परिवार में जिंदगी आगे चलती रहती है। करीबन 6 या 7 महीने बाद जो नूर का पति होता है, सादिक का जो पिता होता है, वो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है। अब नूर अकेली रह जाती है और नूर बहुत रोती है, विलाप करती है और वो सोचती है कि अब ये तो यहाँ से चले गए, लेकिन मैं 4 बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी और कैसे मैं यहाँ पर टिक पाऊंगी, क्योंकि नूर मुंबई जैसे शहर में रहती है दोस्तों। इसके बाद वो अपने पति के शौक को भी ढंग से नहीं मना पाती है, क्योंकि उनके घर में ऐसा काम चलता था कि जो कमा कर लाए वही खाया जाता था। मतलब 6 लोग परिवार में होते हैं तो रोज कमाना और रोज खाना होता है। शौक स्वभावी ढंग से नहीं हो पाती है और नूर दूसरों के घरों में काम करने लगती है। लेकिन दूसरों के घरों में काम कर कर भी नूर 4 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी और बड़े वाला लड़का केवल 5 साल का था और उस बच्चे से सभी तीनों बच्चे छोटे होते हैं। अब नूर बहुत दुखी हो जाती है। जिस घर पर किराए पर रह रही थी उस घर से भी नूर को निकाल दिया जाता है और नूर बहुत दुखी रहती है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी रहती है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए दूध भी नहीं था। कुछ लोग कुछ दिन तक मदद करते हैं, लेकिन अक्सर हमने सुना है जो मुंबई शहर है वहाँ पर लोग बड़े ही मतलबी होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता है। अब यहाँ पर नूर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक फैसला लेती है और वो फैसला क्या होता है दोस्तों, अपने बच्चों की भूख को देखकर नूर अपने 4 बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला लेती है। नूर जब अपने बच्चों को लेकर जा रही थी अनाथ आश्रम में, तो शायद एक माँ के कलेजे से क्या बीत रही थी वो मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। नूर के ऊपर जो बीती वही जानती होगी और वो अपने बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है और वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है अनाथ आश्रम में उन सभी से कहती है कि हालांकि आप तो जो बच्चे पड़े हुए मिलते हैं उन्हें लेते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे आप लोगों को देकर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है और मैं इतना नहीं कमा पा रही। मेरे बच्चे एक एक टूक के मोहताज हो रहे हैं, कम से कम यहाँ पर इन्हें भरपेट खाना तो मिलेगा। नूर अपने 4 बच्चों को छोड़कर वहां पर चली आती है और आने के बाद झाड़ू पोछा दूसरे के घरों में किया करती है
और वो इस मुंबई शहर को ही छोड़ देती है। वो इस शहर को छोड़ देती है। उधर जो नूर के चारों बच्चे थे वो अनाथ आश्रम में रहने लगते हैं और दोस्तों सभी बच्चों को कोई ना कोई वहाँ से गोद ले लेता है। गोद लेने के बाद सादिक जो रह जाता है, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी और 3 बहन भाई छोटे थे, तो उन्हें सभी गोद ले लेते हैं, लेकिन सादिक को कोई भी गोद नहीं लेता है। अब सादिक अनाथ आश्रम की ही तरफ से पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। दोस्तों आप समझ सकते हो, धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा है, लेकिन वो अपने इधर उधर के माहौल को देखकर वो कुछ करना चाहता है। उसकी लगन ऐसी होती है कि क्योंकि उसने अपने परिवार की भी हालत देखी थी, भले ही वो 4.5 या 5 साल का था, लेकिन वो भी इतना तो जानता है और जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो 10वीं क्लास में होता है दोस्तों, तो यहाँ पर अब पढ़ाई में समस्या आने लगती है। जिस अनाथ आश्रम में रह रहा है वो कह देते हैं कि भाई हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि अब आपकी 10वीं क्लास हो चुकी है, आप कहीं पर भी जा सकते हो, अपना पेट भर सकते हो। उस अनाथ आश्रम से भी सादिक को निकाल दिया जाता है। अब सादिक दूसरों के घरों में काम किया करता और अपनी पढ़ाई को चालू रखता है। उसे जो भी काम मिल जाता वो उसी काम को करने लगता। वो सुबह जल्दी उठकर अखबार इधर उधर फेंका करता, अखबार बांटा करता, उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरा करता और इसी तरह उसने मेहनत कर 12वीं क्लास कर ली थी। अब 12वीं क्लास के बाद बारी थी कि वो हर अखबार में पढ़ा करता। जैसे ही वो अखबार बांटता तो करीबन 15 मिनट वो अखबार को खुद भी पढ़ा करता कि इस अखबार में क्या खबरें आई हैं। तो उस अखबार में उसे पता चलता है कि फलाना ऐसे मेहनत मजदूरी कर कर IPS बन गया, उसने ये कर दिया। तो वो सभी खबरों पर अपनी नज़र रखता है। तो अब उसके मन में भी एक बात जागती है कि मुझे भी IPS अधिकारी बनना है, तभी मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल पाएगी और लोग मुझे मान सम्मान देंगे। क्योंकि सादिक को हमेशा ये बात खटकती थी जब लोग उससे ये कहते कि आवारा है, अरे ये तो कहीं चोर है, मतलब उसकी तरफ एक ऐसी नज़रों से देखा जाता कि मानो ये कितना बड़ा क्राइम करता हो या कितना आवारा किस्म का लड़का हो। लेकिन सादिक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का होता है। अब इसके बाद वो और पैसे इकट्ठा करता है, मेहनत मजदूरी करता है और पैसे इकट्ठे कर कर दोस्तों वो कोचिंग लेने लगता है। कोचिंग लेता है। कोचिंग लेते वक्त भी वो मेहनत करता है और मेहनत करते करते वो वहाँ से भी इस तरह से पढ़ाई को करता है कि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, सादिक ने एक बार में ही अपनी उस तमन्ना को पा लिया था, अपने उस मुकाम को पा लिया था जिसे लोग कई बार टेस्ट देते हैं, कई बार फार्म भरते हैं, कई बार उनका इंटरव्यू होता है, लेकिन लोग इसमें सक्सेस नहीं होते। सादिक ने हर एक चीज को एक बार में ही अंजाम दे दिया था। और जब सादिक का लास्ट इंटरव्यू होता है तो वहां पर सादिक से पूछा जाता है उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो सादिक बताता है कि सर मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मेरी एक माँ थी, मेरे 3 और भाई थे, बहन भाई थे, लेकिन मुझे उनका कोई भी पता नहीं है। जब मैं कुछ बन जाऊँगा तो मैं ज़रूर उनकी तलाश करूँगा। और यहाँ पर सभी उसकी कहानी से मानते हैं कि भाई एक लड़का अनाथ होते हुए इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गया और इतना बड़ा काम कर कर दिखा दिया। तो वहाँ पर सादिक को सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये रिजल्ट करीबन 4 से 5 दिन बाद मिलता है, जो इंटरव्यू का रिजल्ट होता है। तो सादिक बार बार अपने जहाँ पर काम किया करता, क्योंकि एक सेठ के घर सादिक काम भी किया करता है, उनकी गाड़ी वाड़ी धोने का, बार बार पूछता है कि साहब मेरा फ़ोन छोटा है, मैं आपका नंबर देकर आया हूँ, देखना मेरा रिजल्ट कैसा आया है। तो वो सेठ भी उसके लिए एक सीढ़ी पर बैठ जाता है, क्योंकि उस दिन उसका रिजल्ट आना था। और वहाँ पर जब वो देखते हैं तो सेठ बताता है कि अरे भाई तुम तो इसमें सिलेक्ट हो चुके हो और तुम पास हो चुके हो। तो यहाँ पर सादिक की खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। और ये कामयाबी उसने अपने बलबूते पर कायम की थी, क्योंकि हमेशा किसी न किसी के पीछे किसी का हाथ होता है, लेकिन सादिक के पीछे किसी का भी हाथ नहीं था। उसने अखबार बांटे थे, कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया था, गाड़ी तक धोई थी उसने, जूते पॉलिश तक किए थे, तब उसने ये पद पाया था। दोस्तों यहाँ पर सादिक की इतनी खुशी होती है कि वो सेठ के गले लग जाता है। और उस दिन उसका वो सेठ भी खुश होता है कि एक बच्चा, वो बच्चा जिसकी मेहनत रंग लाई। और सादिक अब ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। ट्रेनिंग पर जाने के बाद उनको एक जिला दे दिया जाता है और जिले में वो काम करने लगते हैं। अब सादिक एक मीटिंग बिठाते हैं जिसमें कानून के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उन सभी को सादिक लीड करते हैं,
क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम शहर में हुआ था और उस क्राइम के ऊपर सभी से चर्चा करनी जरूरी थी। अब उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जो सादिक होता है वो अपने घर आता है और उसके साथ गार्ड होते हैं। जब रोड से वो गाड़ी से घर आ रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो रोड के किनारे फटे से कपड़ों में बैठी हुई होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। देखने में लग रहा था कि इस बुजुर्ग महिला ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और जो सादिक था उसका दिल बहुत नरम था, वो लोगों से प्यार करता था, सभी में वो एक अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो अपनी गाड़ी को गार्ड से कहकर एक तरफ लगवाता है और आईपीएस साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर जैसे ही सादिक जाकर बैठते हैं तो वो बुजुर्ग महिला अपने हाथ उठाती है और कहती है कि मेरा बेटा आ गया, मैं तेरा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। सादिक जब ये बात सुनता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कहता है कि माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आखिर ऐसी बात क्या है और आप यहाँ पर क्यों बैठी हो। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आएगा, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं उसी के इंतजार में इस रोड के किनारे पर बैठी हूँ। यहाँ पर सादिक को बहुत दुख होता है क्योंकि जिस बुजुर्ग महिला से सादिक बात कर रहा था उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। भूख के कारण वो इधर उधर की बातें कर रही थी और मानो देखकर उनको ऐसे लग रहा था कि इनकी हालत ये शायद 2-4 दिन में ही यहाँ से चली जाएं या रब को प्यारी हो जाएं। तभी सादिक उस बुजुर्ग महिला को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और वो बार बार सादिक को चूमती है और कहती है कि तू मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे ने बड़ी गाड़ी ले ली है ना। तो यही सब कुछ सिलसिला चलता रहता है और सादिक अपनी उस गाड़ी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां पर बुजुर्ग महिला को एडमिट कराया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। वो तब भी सादिक को देखकर कहती है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा ही बेटा है। यही सिलसिला चलता होता है दोस्तों। और यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला दुरुस्त होने लगी थी, उनको आराम लगने लगता है। आराम होने के बाद सादिक उस बुजुर्ग महिला को अपने घर ले जाता है क्योंकि वहां पर सादिक अकेला रहता है। जब बुजुर्ग महिला घर जाती है और अच्छे से खाना पीना खाती है तो वो बहुत सही हो जाती है और उनकी जो दिमागी हालत थी वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद सादिक उस बुजुर्ग महिला से माँ बोलने लगा था और कहता है कि माँ, आपको अपना नाम याद है। जब वो कहती है कि हाँ बेटा, मुझे मेरा नाम याद है, मेरा नाम नूर है। जब ये बात सादिक सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है, लेकिन सादिक कुछ कह नहीं पाता है। अब सादिक कहता है कि माँ जी, आपका नाम नूर है, तो क्या आप मुझे एक और बात बता सकती हो कि आपका परिवार कहाँ पर है। तो जब ये बात वो बुजुर्ग माँ सुनती है तो वो रोने लगती है। सादिक कहता है कि माँ, आप रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि बेटा, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, मेरे 4 बच्चे थे जिन्हें मैं फलाने अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी और मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने, जब तक मेरे हाथ पैरों में दम था, मैंने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, लेकिन जब मेरे हाथ पैरों में दम नहीं है तो कोई मुझे रोटी भी नहीं देता है और मैं उधर उधर ऐसे ही पड़ी घूमी फिरती हूँ। जब ये बात सादिक सुनता है तो ये बात उसे अपनी जिंदगी से जानी पहचानी लगती है, क्योंकि अक्सर वो अनाथ आश्रम में भी सुना करता कि उसकी माँ उनको यहाँ पर छोड़ कर गई है। अब यहाँ पर सादिक दुखी हो जाता है, कहता है कि माँ, तुम्हारे बड़े लड़के का क्या नाम था। तो वो माँ कहती है, क्योंकि अभी वो ऐसे बिस्तर पर ही रहती है, ज़्यादा उठती बैठती नहीं है, तो वो कहती है कि बड़े बेटे का नाम मेरा सादिक है बेटा, और तू ही तो है सादिक। तो सादिक हैरान हो जाता है, कहता है कि माँ, आपने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं सच में ही सादिक हूँ। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला और रोने लगती है और कहती है कि बेटा, तू सच में ही सादिक है। तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं सादिक हूँ, मैं सच में ही सादिक हूँ। और दोनों माँ बेटे गले मिलकर रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं एक दूसरे से। और वो माँ कहती है कि बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर पा रही थी, इसी वजह से मैंने अनाथ आश्रम में तुम लोगों को छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कम से कम खाने को पेट भर कर तो मिलेगा। लेकिन तुम तो बहुत बड़ा आदमी बन चुके हो रे, तुमने ये सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। और आज मेरी आत्मा खुश है, मैं अक्सर सोचा करती कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे मुझे दोबारा मिल जाएंगे, और ऊपर वाले ने मेरी बात की सुन ली। यहाँ पर सादिक की माँ नूर ये भी बताती है कि बेटा, मैं तुम्हारे
आश्रम भी गई थी, लेकिन वहाँ पर आश्रम वालों ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे अब यहाँ पर नहीं हैं, सभी बच्चे जा चुके हैं। मैंने तुम्हें बहुत तलाशा लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। मेरा सोचना था कि अगर तुम थोड़े से बड़े हो गए होंगे तो अब हम सभी मिलजुल कर रह लेंगे। तो सादिक और भी ज़्यादा रोने लगता है, कहता है कि माँ, इन बीते वर्षों में मैंने तुम्हें जितना याद किया है मुझे ही पता है, अगर मेरे दिल को कोई चीर कर देखे तो वो सारी बातें मेरे अंदर मिल जाएंगी आपको। इसके बाद नूर और रोती और कहती है कि तुम्हारे 3 बहन भाई कहाँ पर हैं? तो सादिक कहता है कि माँ, मुझे उनका पता नहीं मिल पाया है, लेकिन जब मेरी माँ मुझे मिल सकती है तो मैं अपने 3 बहन भाइयों को भी ढूंढ सकता हूँ। और जो आईपीएस साहब होते हैं वो अब तीनों बहन भाइयों को ढूंढने लगते हैं और दोस्तों वो तीनों बहन भाइयों को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसके तीनों बहन भाई जहाँ पर गए थे वहाँ पर वो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं और उनकी देखरेख बहुत अच्छे से होती है, और जो उनके माँ बाप हैं वो उन पर जान न्यौछावर करते हैं। तो सादिक अपनी माँ को समझाते और कहते हैं कि माँ, अगर हम उनकी ज़िंदगी में दखल देंगे तो उनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाएगी, उनको परेशानी होगी। कैसा हो कि हम उन्हें छेड़े ही ना, वो जहाँ पर रह रहे हैं बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, अच्छे माँ बाप मिले हुए हैं। अगर कैसा हो कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से सही जी रहे हों, आप और मैं एक साथ रहते हैं और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। यहाँ पर आईपीएस साहब अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाते हैं। और वो माँ बुजुर्ग जो उसकी हालत है वो बिल्कुल झुक जाती हैं, झुकते हुए अपने बेटे के घर को संभालती है, कभी कुछ कहती है, और ये दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, सादिक की माँ नूर चाहती है कि उसके बेटे की शादी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लड़की से हो। तो वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अब तू शादी कर ले, तू तो अपने काम पर चला जाता है, कभी कभी तो तू घर भी नहीं आता है, अगर कोई तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो उसके साथ मेरा वक्त बीत जाएगा। सादिक कहता है कि माँ, अभी तो मैं आपके साथ रहूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, और ये परिवार हंसी खुशी रहता है। दोस्तों, एक लड़का जो 4 साल की उम्र में अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है माँ से, लेकिन वो एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने माँ से मिलता है। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें टाइम नहीं देते पढ़ने के लिए, तो जनाब सीखिए कुछ सादिक से, जिसने अखबार बेचकर, और उसके पास तो उसका परिवार भी नहीं होता है जो उसको टाइम दे या ना दे, लेकिन फिर भी उसने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। तो सीख लेना हो तो सादिक साहब से लीजिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने परिवार को दोबारा पाया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी? आप इस पर अपनी राय भी रख सकते हो, सादिक के बारे में भी कुछ कह सकते हो, नूर के बारे में भी कुछ रख सकते हो। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।